नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आप सभी के साथ रचना नितेश और रात 10 बजे के इस बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 10 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ कोरोना की रोकथाम, इलाज के इंतजाम और टीकाकरण की प्रगति को लेकर वर्चुअल समीक्षा बैठक की। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री मोदी से यह आग्रह किया कि केंद्र सरकार को जिस दर पर कोरोना के टीके मिल रहे हैं उसी दर पर राज्यों को भी टीका मिलना चाहिए। इससे राज्यों पर वित्तीय भार कम होगा। वहीं सीएम भूपेश बघेल ने यह भी कहा कि जिस तरह से ऑक्सीजन उत्पादक राज्य अपनी जरूरत के बाद अतिरिक्त ऑक्सीजन प्राथमिकता से दूसरे राज्यों को उपलब्ध करवा रहा है, वैसे ही रेमडेसिविर और अन्य जीवन रक्षक दवाइयां दूसरे राज्यों को उपलब्ध कराई जाएं। मुख्यमंत्री ने बताया कि छत्तीसगढ़ में ऑक्सीजन उत्पादन के लिए 8 नई औद्योगिक इकाइयों को लाइसेंस जारी कर दिए गए हैं। वहीं प्रदेश में 29 यूनिट मेडिकल ऑक्सीजन का उत्पादन भी हो रहा है। राज्य की जरूरत के बाद अतिरिक्त ऑक्सीजन दूसरे राज्यों को भी दे रहे हैं। टीकाकरण को लेकर सीएम ने बताया कि छत्तीसगढ़ की 18% आबादी को पहली खुराक दी जा चुकी है, तो वहीं 90% स्वास्थ्यकर्मी, 84% फ्रंटलाइन वर्कर्स और 45 वर्ष से अधिक के 69% लोगों को पहला डोज लगाया जा चुका है। सीएम ने बताया कि दूसरे राज्यों से कोरोना संक्रमितों का प्रवेश रोकने के लिए अंतर्राज्यीय सीमाओं, एयरपोर्ट, बस स्टैंड और रेलवे स्टेशनों पर कोरोना की जांच भी की जा रही है। इसके साथ ही कोरोना मरीजों के इलाज के लिए अस्पतालों और कोविड केयर सेंटर्स में व्यवस्थाएं लगातार बढ़ाई जा रही हैं। निजी अस्पतालों में भी संक्रमितों के इलाज की दरें तय कर दी गई हैं। सीएम ने यह भी कहा कि रेमडेसिविर की कालाबाजारी रोकने और जरूरतमंदों तक इसे पहुंचाने के लिए व्यवस्था बनाई गई है। तो 1 मई की यदि जारी करना चाहते हैं तो हमको भारत सरकार कितना वैक्सीन दे रही है, दूसरा जो 2 कंपनियां जो बना रही है उससे हमको कब कितना मिलेगा, किस महीने में कितना मिलेगा, ये दोनों चीज़ और रेट में समानता होना चाहिए। इस बात को सभी मुख्यमंत्रियों ने बात रखी है। केरल के मुख्यमंत्री, राजस्थान के मुख्यमंत्री, दिल्ली के मुख्यमंत्री और हम सब ने ये बात रखी है कि भाई कि एक देश एक रेट होना चाहिए। मैंने प्रधानमंत्री से कहा कि जब हम अपने राज्य में ऑक्सीजन जाने से नहीं रोक रहे हैं तो हमारे यहाँ भी जो जीवन रक्षक दवाइयाँ हैं, चाहे रेमडेसिविर हो चाहे और दूसरे जीवन रक्षक दवाइयाँ हैं, वो भी हमारे यहाँ पहुँचना चाहिए समय पे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ चर्चा की, जिसमें ऑक्सीजन को लेकर सभी ने अपनी बात रखी। सीएम भूपेश बघेल ने पीएम नरेंद्र मोदी से कहा कि स्टील उद्योगों को ऑक्सीजन की आपूर्ति को ना रोका जाए, क्योंकि इससे हजारों लोगों का रोजगार प्रभावित हो सकता है। उन्होंने ये अनुरोध भी किया कि छत्तीसगढ़ में इस्पात उद्योगों की अधिकता को देखते हुए औद्योगिक ऑक्सीजन के उत्पादन और उसके उपयोग की अनुमति दी जाए, जिससे अर्थव्यवस्था पर विपरीत प्रभाव भी न पड़े। वहीं छत्तीसगढ़ स्टील चैम्बर के अध्यक्ष रमेश अग्रवाल के मुताबिक छत्तीसगढ़ में इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। ऐसे में ऑक्सीजन की सप्लाई रोकने से स्टील सेक्टर पर संकट छा जाएगा। इसलिए सरकार को चाहिए कि वो ऐसी नीति बनाए जिससे जीविका भी चले और जीवन भी बचाया जा सके। उसी समय हम लोगों ने निर्णय किया था कि 80% ऑक्सीजन हम मेडिकल ऑक्सीजन के रूप में उत्पादन करेंगे। 20% चूंकि छत्तीसगढ़ में स्टील प्लांट है, तो स्टील प्लांट में बिना ऑक्सीजन का चलता नहीं, तो इसलिए 20% औद्योगिक उपयोग के लिए किया था। लेकिन भारत सरकार ने भी आदेश जारी किया 100% मेडिकल के लिए उपयोग होगा। तो ऐसे में हमारे औद्योगिक गतिविधि है वो बाधित होगी। मैंने प्रधानमंत्री से कहा है, अगर बंद हो गया प्लांट तो दोबारा चालू करने में महीनों लगेगा, नंबर 1। नंबर 2, केंद्र सरकार और राज्य सरकार को राजस्व की हानि होगी। ऑक्सीजन के संदर्भ में पूरे देश भर के अंदर में किल्लत है। ये बात भी सही है कि आज जो है अगर फैक्ट्रियां भी बंद होगी तो उसके अंदर मजदूर भी प्रभावित होंगे, आर्थिक संकट भी पैदा होगा। तो इसके बीच का रास्ता जो है उसका निकालने की ओर हमको नए कदम उठाने की जरूरत है और उसके लिए हमने केंद्र से भी आग्रह किया है। इस बात का हमने भी किया है आग्रह कि इसका रास्ता निकालने के लिए प्रयास किए जाए। अगर ये ऑक्सीजन बंद कर दी जाएगी तो ये उद्योग सबका बंद होना निश्चित है। ये बात हमने शासन के समक्ष रखी है। तो यहाँ पे थोड़ी बहुत इंडस्ट्रियल सप्लाई मेंटेन किए जाने की गुंजाइश है और हमने यही कहा है कि अगर गुंजाइश है तो उद्योगों को भी चालू रखा जाए, जिससे जीविका भी चले और जीवन भी चले, दोनों का एक रास्ता ऐसा निकले कि वो भी चले।
देश में कोरोना की दूसरी लहर ने प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर किए जा रहे इंतजाम को पौना सिद्ध कर दिया है। ऐसे कठिन दौर में देश के प्रधानमंत्री ने उन राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वर्चुअल बैठक की समीक्षा की जहां इस वक्त कोरोना को लेकर सबसे कठिन हालात हैं। इस बैठक में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने राज्यों को कुछ जरूरी निर्देश भी दिए हैं, तो वहीं मुख्यमंत्रियों ने राज्य के हालात बताते हुए मदद मांगी। मध्य प्रदेश सरकार के वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री गोपाल भार्गव का सोशल मीडिया पर दिया ये डॉक्टर भर्ती का विज्ञापन कतई सरकारी नहीं है, बल्कि मंत्री गोपाल भार्गव ने सागर के गढ़ाकोटा में जो 70 बेड का कोविड केयर सेंटर शुरू किया है, उसके लिए उन्हें भी डॉक्टर्स नहीं मिल पा रहे। इसीलिए अब भार्गव ने डॉक्टर्स को जॉब ऑफर करते हुए ये विज्ञापन जारी किया। इस विज्ञापन से साफ है कि इस वक्त में एक मंत्री तक को कोविड सेंटर के लिए मनमाने दाम पर डॉक्टर्स नहीं मिल पा रहे। इन हालात के बीच देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को देश के 10 सर्वाधिक कोरोना प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों से चर्चा की। हालात की समीक्षा कर कुछ जरूरी निर्देश दिए। राज्यों ने अपनी तरफ से कुछ मांगे भी रखी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को राज्य के हालात की जानकारी दी। मंथन के बाद प्रदेश सरकार का दावा है कि प्रदेश में हालात जल्द काबू होंगे। आज जनता के लिए काम करने वाली सरकार कैसी होती है स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। इंजेक्शनों की मांग हो, अन्य चीजों की मांग हो, वेंटिलेटर भेजने की बात हो, जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी लगातार हर राज्य की मॉनिटरिंग कर रहे हैं, उसमें मध्य प्रदेश भी अपने आप में कैटेगराइज होता है। मध्य प्रदेश को जिस तरीके से लगातार बहुत सारी चीजों का लाभ मिला है, हमारे यहाँ स्थिति अब पूरी तरीके से कंट्रोल में आई है। इसमें कहीं ना कहीं इसके लिए हम लोग प्रधानमंत्री जी के भारी आभारी है। मध्य प्रदेश में बने आपातकाल जैसी स्थिति के बीच सीएम शिवराज और पीएम मोदी की इस बैठक से काफी उम्मीदें हैं। इस बैठक में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों की जानकारी दी, राज्यों की मांगों को रखा। इधर विपक्ष का आरोप है कि इस वक्त सिर्फ मीटिंग और समीक्षा का दौर ही चल रहा है, जमीन पर हालात जस के तस हैं। और ऐसे संकट काल में भी यदि मध्य प्रदेश और देश में कुछ चल रहा है तो बैठकें चल रही। आज भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश के कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बातें की। आज भी समीक्षा बैठक, हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री तो रोज ही समीक्षा बैठक करते हैं, प्रतिदिन वो कोरोना को लेकर समीक्षा बैठक करते हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर जो मैदानी तैयारियां होनी वो अभी भी अछूती है, वो अभी भी पूरी नहीं हो पा रही। सरकार का ध्यान सिर्फ बैठकों में लगा है, बयानबाजी में लगा है। कोरोना की दूसरी लहर हर लिहाज से बेहद कठिन हालात लाई है। केंद्र राज्य हर तरफ से इंतजाम के दावों के बावजूद प्रदेश में स्वास्थ्य संसाधनों के हालात किसी से छिपे नहीं हैं। ऑक्सीजन की कमी एक बड़ा चैलेंज है ही। इसके अलावा बिस्तरों की कमी, दवाओं की आपूर्ति भी पूरी तरह से काबू में नहीं आ पाई है। हालांकि अब ऑक्सीजन सप्लाई के लिए वायुसेना तक की मदद ली जा रही है, लेकिन साथ ही अस्पतालों में अब भी ऑक्सीजन की कमी से मरीजों के दम तोड़ने और उस पर भारी हंगामे की खबरें आई हैं। सवाल है, प्रधानमंत्री के साथ हुई बैठक के बाद हालात में कितना सुधार आएगा? सुधीर दंडोतिया, IBC 24, भोपाल। मध्य प्रदेश में कोरोना महामारी में व्यवस्थाएं चरमराई हुई नजर आ रही हैं। जरूरी दवाइयां और ऑक्सीजन की किल्लत से मरीज लगातार परेशान हो रहे हैं। ऐसे में शिवराज सरकार योग और काढ़े के भरोसे कोरोना ठीक करेंगे। सरकार जल्द ही काढ़ा बांटने का काम शुरू करेगी। बता दें कि सरकार ने प्रदेश के 2 करोड़ लोगों को फिर काढ़ा बांटने का निर्णय लिया है। इससे पहले कोरोना की पहली लहर में प्रदेश सरकार ने 30 करोड़ रुपए खर्च कर काढ़ा बांटा था, जिसे लेकर विपक्ष घोटाले की आशंका भी जताई थी। ऐसे में कांग्रेस ने सरकार के काढ़ा बांटने पर अब फिर से सवाल उठाए हैं। पहले भी लगभग 30 करोड़ के काढ़े के नाम पे पैसे बंदर बाट करे गए। आज फिर जब कोरोना में जनता ऑक्सीजन की कमी से जूझ रही है, एक रेमडेसिविर इंजेक्शन 15 से 25 हजार में ले रही है, और आज जनता को राहत देने के लिए बेड की व्यवस्था करने की जगह सरकार फिर आपदा में अवसर ढूंढ के 2 करोड़ काढ़े बांटने की बात कर रही है। आज काढ़े की नहीं, आज दवाई की जरूरत है, आज ऑक्सीजन की जरूरत है। जैसा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने निश्चय किया है कि चाहे वो दवाइयों की किट हो या काढ़ा हो या पर्चा हो, वो संक्रमित परिवारों तक बांटने बंटवाने का काम में हिस्सेदारी भागीदारी करेंगे। लेकिन इनको सेवा और सहयोग नहीं करना, इनको केवल झूठे तथ्य, झूठी तर्क देकर अफवाहें फैलाने का काम करना है और आरोप लगाना है।
मध्य प्रदेश में ऑक्सीजन की कमी ने कांग्रेस की राजनीति को ऑक्सीजन दे दी है। ग्वालियर के कांग्रेस विधायक प्रवीण पाठक के एक ट्वीट पर जमकर राजनीति हो रही है। कल प्रवीण पाठक ने ट्वीट करके कहा था कि उन्होंने ओडिशा से ऑक्सीजन के 5 टैंकरों की व्यवस्था कर ली है। वहीं ग्वालियर कलेक्टर और सूबे की शिवराज सरकार उनसे मांग ले, जिस पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस को जमकर आड़े हाथ लिया। गृह मंत्री मिश्रा ने कहा कि अगर देना ही है तो उन टैंकरों को ग्वालियर में सौंपे, उस पर राजनीति न करें, क्योंकि जिस उड़ीसा से वो ऑक्सीजन के टैंकर मंगवाने की बात कर रहे हैं उनके पास 500 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की उपलब्धता है, वो हर राज्य को दे रहे हैं। मैंने कलेक्टर महोदय से अनुरोध किया है कि वहां जो ऑक्सीजन हमने ग्वालियर के लिए होल्ड करा के रखी है वो सरकार से और वरिष्ठ अधिकारियों से अनुरोध कर यहां से परिवहन की व्यवस्था करें, जिससे जल्द से जल्द ग्वालियर में 5 टैंकर ऑक्सीजन आ पाए, जो कि मुझे लगता है ग्वालियर के लिए इस समय संजीवनी का काम करेंगे। रात दिन मेहनत कर रहे हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, 18 घंटे। हिंदुस्तान के मुख्यमंत्रियों में समस्या सब जैसी एक जैसी है, लेकिन मध्य प्रदेश के आप देखिए टीम वर्क कितना अच्छा चल रहा है। लेकिन ये दोनों नहीं दिख रहे ट्विटर के अलावा कहीं भी। अगर आपको ये पाए जाएंगे तो ये सिर्फ ट्विटर पे पाए जाते हैं ये नेता। रेमडेसिविर इंजेक्शन के दुगने दाम पर खरीदने को लेकर बीजेपी ने प्रदेश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने सरकार पर आपदा में भ्रष्टाचार करने का आरोप लगाया। रायपुर लोकसभा सांसद सुनील कुमार सोनी ने प्रदेश सरकार द्वारा रेमडेसिविर इंजेक्शन की खरीदी को लेकर पूछा है कि राज्य सरकार ने किन आधारों पर तिगुने दाम पर इंजेक्शन खरीदने का निर्णय लिया। क्या लोगों की मजबूरी और जरूरत को राज्य सरकार एक आपदा नहीं अवसर समझ रही है। सोनी ने यह भी कहा कि जिस रेमडेसिविर इंजेक्शन को महाराष्ट्र सरकार ने 666 रुपए में खरीदा है, छत्तीसगढ़ की सरकार ने उसे 1568 रुपए प्रति इंजेक्शन की दर पर क्यों खरीद रही है। वहीं बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता अनुराग सिंहदेव ने कहा कि प्रदेश सरकार के अब तक के कार्यकाल में किए गए घोटालों को लेकर केंद्र सरकार तक पूरी रिपोर्ट भेजी जाएगी और केंद्र सरकार से प्रदेश में सीधे हस्तक्षेप करने की मांग भी की जाएगी। वहीं कल बीजेपी इसी मुद्दे को लेकर प्रदेश भर में धरना प्रदर्शन करने की तैयारी में है। सभी बीजेपी नेता अपने निवास पर दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक धरना देंगे। जिन लोगों को आवश्यकता नहीं है और डॉक्टर उसको रिकमेंड नहीं करता है, तो ऐसे लोगों को बेवजह जो है उसके दौड़ में रेमडेसिविर इंजेक्शन के पीछे नहीं दौड़ना चाहिए। 595 रुपए में एग्रीमेंट करके मंगा रही है और वही कंपनी जो है राज्य सरकार जो है हमारी छत्तीसगढ़ की सरकार जो है 1400 रुपए में किया है। तो इसको मुख्यमंत्री जी को स्पष्ट करना चाहिए कि जो 805 रुपए का फर्क है और 7 करोड़ से भी अधिक राशि इसके अंदर में जो अभी ऑर्डर दिया उसमें है और भविष्य में और भी ये पैसा बढ़ेगा, तो ये क्या कारण है कि हम जो है उसी कंपनी से जो है हम महंगा इंजेक्शन खरीद रहे हैं। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने ट्वीट कर प्रदेश में आई 15,000 वायल्स रेमडेसिविर की जानकारी दी। इसके साथ ही बीजेपी के एक सीनियर लीडर के सवालों पर वीडियो संदेश के जरिए उन्होंने पलटवार भी किया है। मंत्री टीएस सिंहदेव ने यह कहा कि बीजेपी के सीनियर जनप्रतिनिधि दुष्प्रचार कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कि सोची समझी रणनीति के तहत गलत तथ्यों को प्रस्तुत कर छत्तीसगढ़ सरकार काम को कमतर बताने की कोशिश कर रही है। मंत्री सिंहदेव ने बताया कि 22 मार्च को महाराष्ट्र सरकार ने 595 रुपए में रेमडेसिविर खरीदी, तो इसके जगह पर 16 अप्रैल को छत्तीसगढ़ सरकार ने 1400 रुपए में रेमडेसिविर इसलिए खरीदी क्योंकि बाजार में सामान का दाम परिस्थिति के अनुसार बदलता रहता है और दवाओं पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। यही हालात रेमडेसिविर दवा के साथ भी पैदा हुई। छत्तीसगढ़ सरकार ने सिप्ला कंपनी के साथ अनुबंध किया था, जिसे पूरा करने में ये कंपनी पीछे हटी। इस दौरान छत्तीसगढ़ में रेमडेसिविर की आवश्यकताएं पड़ी और इस जरूरत और जनभावना को देखते हुए हमारी सरकार ने इमरजेंसी टेंडर बुलवाया। सिंहदेव ने गुजरात, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के आंकड़े सामने रखे, जिसमें राज्यों ने 1568 रुपए में रेमडेसिविर का क्रय किया है। उन्होंने कहा कि जब दवा उपलब्ध नहीं होगी तभी राज्यों ने महंगे दाम पर भी इस दवा को खरीदने का निर्णय लिया होगा। उनको भली भांति ये मालूम होना चाहिए कि इस बाजार में सामान का दाम परिस्थिति के अनुसार बदलता रहता है। दवाइयों के दाम पे भी ऐसे ही प्रभाव पड़ते हैं। एक समय था जब पीपीई किट मिल नहीं रहा था पूरे देश में और 3-3, 4-4, 5-5 हजार में एक पीपीई किट मिलता था, जो आज बहुत कम रेट में 500-600 रुपए में भी शायद उपलब्ध हो जा रहा है। यही हालात रेमडेसिविर के साथ थे।
तो कोरोना से जुड़े हर मुद्दे पर आपको खबर बता रहे हैं, लेकिन इस वक्त कोरोना के आंकड़ों से आपको अपडेट कर देते हैं। छत्तीसगढ़ में आज 17,397 कोरोना मरीजों की पुष्टि की गई, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड आंकड़ा है। वहीं बीते 24 घंटे में अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा मौत का 219 मरीजों ने प्रदेश में कोरोना संक्रमण की वजह से अपना दम तोड़ा है। वहीं अब तक 6,22,965 मरीज अब तक संक्रमित हो चुके हैं। अगर मौत की बात करें तो कुल मौतों का आंकड़ा बढ़कर 6,893 पर अब पहुंच चुका है। तो वहीं आज प्रदेश में 14,284 मरीज डिस्चार्ज भी हुए हैं। अब तक स्वस्थ होने वालों का आंकड़ा अगर बताएं तो 4,92,593 मरीज अब तक स्वस्थ हो चुके हैं और अस्पतालों से डिस्चार्ज हुए हैं। एक्टिव मरीजों की संख्या आप देखिए 1,23,479 पर है और इसी से आप समझ सकते हैं कि लगातार प्रदेश में आंकड़े सामने आ रहे हैं, लेकिन ठीक भी हो रहे हैं। जिलेवार बात करें तो लगातार राजधानी रायपुर में बेहद ज्यादा संक्रमित सामने आ रहे हैं, तो वहीं बिलासपुर से भी लगातार सामने आ रहे हैं मरीज। 1971 मरीज सिर्फ बिलासपुर से सामने आए हैं। वहीं मौत का आंकड़ा भी इस जगह काफी ज्यादा। तो प्रदेश में आज जहां 14,284 मरीज डिस्चार्ज हुए हैं, तो वहीं अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा भी सामने आया है। रायपुर से 3,215 नए पॉजिटिव की पुष्टि की गई, तो वहीं 57 मौत अकेले रायपुर में ही दर्ज हुई है। इसके साथ ही इसके बाद 40 मौत का आंकड़ा बिलासपुर में दर्ज किया गया। इसके साथ ही लगभग 2,000 नए मरीज बिलासपुर जिले से सामने आए हैं। एक्टिव मरीजों की संख्या 1,23,000 के पार पहुंच चुकी है। लगातार प्रदेश में कोरोना का संक्रमण फैलता जा रहा है और ये आप स्क्रीन पर देखिए 17,397 कोरोना मरीजों का ये सबसे बड़ा आंकड़ा। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी तहसीन इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तहसीन, लगातार हम आंकड़े जनता को बता रहे हैं, दर्शकों को बता रहे हैं 10,000, 11,000, 12,000 और आज ये आंकड़ा 17,000 तक पहुंच चुका है। निश्चित तौर पे जिस तरीके से लगातार जो कोरोना का ग्राफ है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, दिन पर दिन जो है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है और काफ़ी ऊंचाई तक जा रहा है। हालांकि अभी बीच में 1 या 2 दिन की अगर बात करें, कुछ राहत भरी खबरें ज़रूर आई थी, लेकिन अगर आज की अगर बात करें रचना, तो यहाँ पे 17,397 जो है छत्तीसगढ़ में संक्रमित मरीज मिले हैं पिछले 24 घंटे में। और एक और जो चिंताजनक जो बात यहाँ पे सामने आई है कि छत्तीसगढ़ में अभी तक जो 24 घंटों की अगर बात करें तो 219 मरीजों की जो मौत इसमें हो चुकी है। और अगर इसमें जिलेवार अगर बात करें तो रायपुर में 57 मौतें, बिलासपुर में 40 मौतें और दुर्ग में 23 मौतें इसमें हुई हैं। और अगर रायपुर में अगर बात करें तो 3,215 मरीज जो हैं पॉजिटिव मिले हैं और बिलासपुर में 1,371 और दुर्ग में 18,097, क्योंकि 3 जो जिले हैं ये निश्चित तौर पे यही 3 थोड़ा सा हॉट स्पॉट टाइप के जो इसको कह सकते हैं कि ये बने हुए हैं और यहाँ पे सबसे ज़्यादा संक्रमण के लोग मिल रहे हैं। तो इसमें यहाँ पे अगर बात करें जिस तरीके से संक्रमण और डिस्चार्ज होने वाले जो मरीजों के बीच में जो बात करें आंकड़े में, तो वो काफ़ी ऊपर नीचे होता है। कभी संक्रमण का कम ज़्यादा होता है तो डिस्चार्ज का कम होता है। और अगर यहाँ पे ये सब जो हो रहा है इसमें जो टेस्टिंग ज़्यादा से ज़्यादा हो रही है, अगर आज की टेस्टिंग की अगर बात करें रचना, यहाँ पे 57,185 टेस्टिंग हुई है। तो यहाँ पे सभी को समझना होगा, सभी प्रदेशवासियों को समझना होगा कि ये जो आंकड़े आ रहे हैं इन आंकड़ों से सबक लेना पड़ेगा सभी को कि जो शासन की गाइडलाइन है उसको फॉलो करना है। क्योंकि शासन प्रशासन कभी नहीं चाहेगा कि लॉकडाउन हो, वो मजबूरी में लगाता है, वो तभी लगाता है लॉकडाउन। लॉकडाउन की बात उठी है तो एक चीज यहाँ पर जरूर आपसे जानना चाहेंगे कि पूरे प्रदेश में लगभग सभी जिलों में लॉकडाउन है, लेकिन इसके बावजूद भी आंकड़े कम नहीं हो रहे हैं बल्कि ज्यादा बढ़ते ही जा रहे हैं। इसकी क्या वजह सामने आ रही है? निश्चित तौर पे जिस तरीके से अगर बात करें पूरे प्रदेश में 21 जो जिले हैं उसमें अभी तक जो लॉकडाउन इसमें लगा है और जिस तरीके से जो आंकड़े आ रहे हैं वो निश्चित तौर पे काफ़ी चिंताजनक है। और जो जिम्मेदार लोग हैं वो भी इसको कहीं ना कहीं चिंता इस बात की मान रहे हैं कि जो लगातार, क्योंकि जितने दिन से जो लॉकडाउन लगा है ज़्यादातर जिलों में जो है छत्तीसगढ़ के लॉकडाउन है, तो उसके बावजूद ये जो आंकड़े हैं वो कम नहीं हो रहे हैं। तो ये ज़रूर जिम्मेदार जो लोग हैं वो भी इस बात को चिंता यहाँ पे कर रहे हैं कि ये आंकड़े कम हो क्यों नहीं रहे। क्योंकि जिस तरीके से जो जानकार बताते हैं, डॉक्टर बताते हैं कि जो नए म्यूटेंट का जो ये वायरस है वो निश्चित तौर पे काफ़ी घातक है, लेकिन इससे सभी को बचना है और बचा तभी जा सकता है। जो जानकार बताते हैं कि इसमें जो गाइडलाइन है
जिस तरीके से मास्क पहनना, फिजिकल डिस्टेंसिंग रखना, अनावश्यक ना निकलना, तो ये जो सब चीज़ें, इसका जो फॉलो करना जो है ज़्यादा से ज़्यादा अब सीखना पड़ेगा प्रदेश की जनता को। हर एक आदमी को उसमें अपनी जिम्मेदारी इसमें तय करनी पड़ेगी, क्योंकि एक बार मैं फिर से यहाँ पे कहना चाहूँगा रचना जी, प्रदेशवासियों से कि शासन प्रशासन कभी नहीं चाहेगा कि लॉकडाउन हो, क्योंकि लॉकडाउन से सिर्फ जनता का ही नुकसान होता है, लेकिन और ये मजबूरी में जो शासन प्रशासन है वो लॉकडाउन लगाता है। तो इसलिए यहाँ पे सभी को, पूरे प्रदेशवासियों को, एक एक आदमी को यहाँ पे समझना होगा कि लॉकडाउन ना लगे, उसके लिए जो शासन के नियम हैं, टेस्टिंग, जो प्रारंभिक तौर पे जब लक्षण लगते हैं तो जिस तरीके से कहा जाता है कि उसको तत्काल जांच कराएं, तो जो अभी भी जो कुछ लोग हैं वो उसको नहीं बताते हैं और मामूली सा सर्दी जुकाम समझ के उसको घर में इलाज अभी भी लोग कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे सभी को समझना होगा और सबकी जिम्मेदारी यहाँ पे तय होनी चाहिए कि अपनी अपनी क्या क्या जिम्मेदारी है, तभी ये कोरोना से जंग जीत सकते हैं पूरे प्रदेश के लोग। जी निश्चित तौर पर जनता को तो अपनी जिम्मेदारी निभानी ही होगी, लेकिन जनता की जिम्मेदारी के साथ साथ इस वक्त स्वास्थ्य सुविधाओं को भी दुरुस्त करने की प्रदेश में बेहद आवश्यकता, क्योंकि कहीं ना कहीं किल्लत की वजह से भी कुछ जाने जरूर जा रही हैं। तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया तहसीन। इंदौर में रेमडेसिविर इंजेक्शन की चौथी खेप पहुंच चुकी है। स्टेट प्लेन से 312 बॉक्स में 15,000 इंजेक्शन इंदौर पहुंचाए गए, जिन्हें हेलीकॉप्टर के जरिए प्रदेश के विभिन्न शहरों में पहुंचाया गया है। बता दें कि इनमें से 25 बॉक्स इंदौर मेडिकल कॉलेज, 37 बॉक्स इंदौर स्वास्थ्य विभाग को, 7 बॉक्स खंडवा मेडिकल कॉलेज, 67 बॉक्स भोपाल, 35 ग्वालियर, 26 सागर, 45 बॉक्स उज्जैन, 27 बॉक्स रीवा और 45 बॉक्स को जबलपुर भेजा गया है। रेमडेसिविर इंजेक्शन की आपूर्ति को लगातार बढ़ाने की कोशिश भी की जा रही है। वहीं इसी के तहत इंजेक्शन को आने वाले दिनों में और भी खेप पहुंचने वाली है। रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करने वालों पर एफआईआर के साथ ही अब रासुका के तहत भी कार्रवाई की जाएगी। भोपाल डीआईजी इरशाद वली ने यह कहा है कि भोपाल के अलग अलग थाना क्षेत्रों में अब तक जितने भी आरोपी पकड़ाए हैं उनके खिलाफ रासुका की कार्रवाई करने की तैयारी शुरू कर दी गई है। सभी थाना क्षेत्र के टीआई को जल्द ही आरोपियों का प्रतिवेदन बनाकर भेजने के लिए भी कहा गया है। वहीं बता दें कि भोपाल में अब तक 7 आरोपी रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करते हुए गिरफ्तार हुए हैं। इनमें क्राइम ब्रांच थाना पुलिस ने 3, कोहे फिजा थाना पुलिस ने 2, मिसरोद ने 2 और अब कोलार थाना पुलिस ने जेके हॉस्पिटल के कंपाउंडर को इंजेक्शन की कालाबाजारी करते हुए पकड़ा है। जो वैसे हैं प्राइमा फेसी इस तरह के हैं कि जो ग्रेव क्रिमिनल इंटेंट से किए गए, नेचुरली उस पर NSA की कार्रवाई। भोपाल के हमीदिया अस्पताल में रेमडेसिविर इंजेक्शन की चोरी मामले में अबूझ पहेली बनती जा रही है। पुलिस जांच भी कछुआ चाल से यहां चल रही है। वहीं पुलिस खुद ये मान रही है कि ये चोरी नहीं है, धांधली है। बावजूद इसके पुलिस ने तय नहीं कर पा रही कि किस पर और क्या कार्रवाई की जाए। सूत्र बताते हैं कि इस मामले में जमकर किरकिरी होने के बाद पुलिस इसे ठंडे बस्ते में डालना चाहती है। सूत्रों का पुख्ता दावा भी है कि इस मामले में जमकर बंदरबाट हुई, जिसमें कुछ बड़े अफसरों के साथ ही कुछ जनप्रतिनिधि भी शामिल हैं, जिनके नाम सामने आए तो अचानक कोई इंजेक्शन का मिलान कर दिया गया और मामले की जांच को धीमा भी किया गया। हालांकि पुलिस का यह कहना है कि जांच जारी है और उचित कार्रवाई भी होगी। इधर हमीदिया प्रबंधन ने 4 लोगों पर इंटरनल कार्रवाई करते हुए उनके प्रभार छीन लिए हैं, लेकिन विभागीय कार्रवाई किसी पर भी नहीं हुई है। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।